हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आपको राउट के नियम पर कुछ विलयन के प्रकार बताते थे। मैंने आदर्श विलयन आपको पढ़ाया था, ग्राफ भी बताया था आपको। अब सेकंड है अनादर्श विलयन। देखते हैं अनादर्श विलयन। सीधी सी बात है, जो विलयन आदर्श नहीं है वो अनादर्श है, ठीक ना। सीधी सीधी बात है, जो विलयन आदर्श नहीं है वो क्या है, अनादर्श है। परिभाषा क्या होगी, वे विलयन जो कि राउट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। वो विलयन जो राउट के नियम का पालन नहीं करते वो क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन के लिए विलयनों के लिए क्या क्या होगा। पहली चीज P1 P of solution does not equal to P1 plus P2। कहने का मतलब जो विलयन का वास्तव होगा वह विलय और विलायक के वास्तव के योग के बराबर नहीं होगा। डेल्टा V नॉट इक्वल टू 0। ठीक, कहने का मतलब है विलय और विलायक को मिलाने पर जो विलयन का आयतन होगा या तो बढ़ जाएगा या अथवा घट जाएगा, ठीक ना। या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। डेल्टा V 0 नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, डेल्टा H नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब या तो ऊष्मा अवशोषित हो जाएगी या तो ऊष्मा उत्सर्जित हो जाएगी, ठीक ना। इसलिए डेल्टा H इक्वल टू 0 नहीं होगा, ठीक ना, अनादर्श विलयन के केस में। समझ में आना चाहिए। चलिए, ये तो होगी कंडीशन। अब अनादर्श विलयन में भी दो टाइप्स के विलयन है। देयर आर टू टाइप्स विलयन इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी दो प्रकार के विलयन हैं, ठीक ना। पहला प्रकार है अनादर्श विलयन में, पहला प्रकार है राउल के नियम से जैसे धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, ठीक ना। वो विलयन जो कि राउट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, वे विलयन जो कि राउट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब है जो P1 है, कहने का मतलब विलय का जो वाष्प दाब है वह ग्रेटर देन हो जाएगा शुद्ध अवस्था में विलय के वाष्प दाब से। कहने का मतलब जो आंशिक दाब P1 है वो ग्रेटर देन होगा क्या, P1 नॉट x1 से, तथा जो विलायक के लिए P2 जो होगा वह ग्रेटर देन होगा P2 नॉट x2 से, ठीक ना। पहली कंडीशन P1 इज ग्रेटर देन P1 नॉट x1 तथा P2 इज ग्रेटर देन P2 नॉट x2। जब P1 P2 ग्रेटर हो गए तो P ऑफ सोल्यूशन, जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन का वाष्प दाब होगा वह ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, P1 नॉट x1, या ऐसे लिख सकते हैं P1 प्लस P2 से। P ऑफ सोल्यूशन किससे ग्रेटर हो जाएगा, P1 प्लस P2 से। चलिए, तो P ऑफ सोल्यूशन ग्रेटर देन P1 नॉट x1 प्लस में P2 नॉट x2, ठीक ना। ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी किसके, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन केस में। P1 इज ग्रेटर देन P1 नॉट x1 तथा P2 इज ग्रेटर देन P2 नॉट x2, ठीक। अब P ऑफ सोल्यूशन इज ग्रेटर देन किससे, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 से, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा, ये तो पहला पॉइंट हो गया अनादर्श विलयन में। दूसरा पॉइंट ये है कि मान लीजिए A विलय है और B विलायक है, इन दोनों को मिलाया गया जिससे विलयन AB बना, जिससे विलयन क्या बना, AB बना। तो कहने का मतलब A के जो अणु हैं उनमें आपस में अट्रैक्शन होगा, बॉन्डिंग होगी कुछ, B के जो अणु हैं उनमें भी कुछ बॉन्डिंग होगी, ठीक। अब जो विलयन बनने पर जो AB बना है इसमें भी जो इंटरेक्शन होगा, बॉन्डिंग होगी, इसमें भी इंटरेक्शन होगा, बॉन्डिंग होगी, अट्रैक्शन, ठीक ना। तो जो AA अट्रैक्शन या BB अट्रैक्शन है वह
ए बी अट्रैक्शन की तुलना में ज्यादा स्ट्रांग होगा, या ए बी अट्रैक्शन क्या होगा, वीक होगा। ए बी अट्रैक्शन क्या होगा, वीक होगा। ए और बी के बीच जो बॉन्डिंग होगी उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ए अथवा बीबी की तुलना में क्या होगी, कम होगी। ए अथवा बीबी की तुलना में कम होगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जो ए अट्रैक्शन है, बीबी अट्रैक्शन है, वो ए बी की तुलना में क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे, या ए बी अट्रैक्शन इन दोनों की तुलना में, अलग अलग इन दोनों की तुलना में क्या होगा, वीक होगा। क्या होगा, वीक होगा, ठीक ना। इसीलिए वीक होने के कारण ही वाष्पदाब का अधिक प्रेक्षित होना, वाष्पदाब अधिक प्रेक्षित हो रहा है ए बी अट्रैक्शन के वीक होने के कारण ही। तभी विलयन क्या प्रदर्शित करने हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने हैं। चलिए ग्राफ देखते हैं, आपको ग्राफ बनाते हैं, समझ में आया इतना पॉइंट। चलिए ग्राफ बनाते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयनों के ग्राफ राउल्ट के नियम से। चलिए इस पर क्या ले लें, वाष्पदाब, वाष्पदाब इधर क्या रखेंगे, इधर भी, इधर विलेय रहेगा और इधर विलायक रहेगा। ये होगा मोल अंश, मोल अंश अथवा मोल प्रभाज। इस एक्सिस पे मोल अंश अथवा मोल प्रभाज रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर x1 नॉट इक्वल्स टू 1 है, तो x2 क्या होगा, 0 होगा। कहने का मतलब केवल विलेय है, तो इसका वाष्पदाब सर्वाधिक होगा। मान लेते हैं कि P1 नॉट, ये मैक्सिमम वैल्यू है क्या, P1 नॉट। इधर जाने पर x2 बढ़ रहा है और x1 क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पर पहुंच करके x2 इक्वल्स टू 1 और x1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। कहने का मतलब केवल शुद्ध विलायक है, तो शुद्ध विलायक का वाष्पदाब ज्यादा होगा। इधर कहीं आ जाएगा, ये है गया P2 नॉट, ठीक ना। अब ये तो पहले आदर्श विलयन का केस हुआ, ये तो। और अब विलयन का वाष्पदाब P1 से P2 तक वेरी करेगा, विलयन का वाष्पदाब P1 से P2 तक वेरी करेगा, तो यह होगा P ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू P1 प्लस P2। ये तो आदर्श विलयन का केस है। किसका केस है ये, आदर्श विलयन का। अब धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने लगा, कह रहा है कि जो P1 का वाष्पदाब है, क्या जो P1 का वाष्पदाब होगा, अब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, सामान्य से ज्यादा हो जाएगा। ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, सामान्य से ज्यादा हो गया P1 विलय का, विलायक का भी सामान्य से ज्यादा हो जाएगा, विलायक का भी सामान्य से ज्यादा हो जाएगा। तो ये ऐसे जाएगा, ग्राफ कर्व्ड होगा। अब जो सॉल्यूशन मिल रहा है उसका भी धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, तो उसका भी अधिक जाएगा। तब यहाँ पर आ गया PF सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन P1 प्लस में P2। क्या गया, धनात्मक विचलन का केस। P1 is greater than P1 नॉट x1 तथा P2, P1 is greater than P1 नॉट x1 का ये वाला ग्राफ है, ठीक ना। P1 is greater than P1 नॉट x1 का ये वाला ग्राफ है, P2 is greater than P2 नॉट x2 का ये वाला ग्राफ है, ठीक। और P ऑफ सॉल्यूशन is greater than, यानी P ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन P1 प्लस P2 का ये वाला ग्राफ है, ठीक ना। तब ये समान लाइन से ऊपर ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं आदर्श विलयन का, जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, ठीक। एक आदर्श विलयन प्रदर्शित करने वाले विलयन का, आदर्श धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन का उदाहरण लेते हैं। जैसे एग्जांपल है एथिल अल्कोहल, एग्जांपल है एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस साइक्लोहेक्सेन C6H12 का विलयन। ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलयन है। जब एथिल अल्कोहल में साइक्लोहेक्सेन मिलाते हैं तो जो विलयन बनता है वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, ठीक ना। होता क्या है, C2H5OH, यहाँ पर C2H5, ये है O और ये है H। जो दूसरा अणु रहेगा, इधर बना देते हैं इसको, जो दूसरा अणु रहेगा HOC2H5, ठीक ना। अब O है और H है, अधिक ऋण विद्युत कम ऋण विद्युत है, तो यहाँ पर H बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, H बॉन्डिंग हो जाएगी। जैसे ही साइक्लोहेक्सेन मिलाते हैं C6H12, ये क्या करता है, इस H बॉन्डिंग को, एथिल अल्कोहल के H बॉन्डिंग क्या करता है, छीण कर देता है,
एथिल अल्कोहल के H बॉन्डिंग क्या करता है, क्षीण कर देता है, जिससे बॉन्डिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, कम हो जाती है, और द्रव के अणु क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा वाष्पित हो जाते हैं। ठीक है, जब बॉन्डिंग क्षीण हो गई, बॉन्डिंग वीक हो गई, तो ज्यादा से ज्यादा अणु थोड़ी सी भी ऊष्मा देने पर ज्यादा से ज्यादा अणु वाष्प में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे प्रेक्षित वाष्प दाब वास्तविक वाष्प दाब की तुलना में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, ये रहा आपका एग्जाम्पल, एथिल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन का विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। क्यों प्रदर्शित करता है, यह कारण भी आपने जाना, क्योंकि एथिल अल्कोहल अणु के बीच बनने वाले H बंधों को साइक्लोहेक्सेन छीण कर देता है। ठीक, जिससे कारण ये अणु ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वाष्पित होते हैं, जिससे विलयन का वाष्प दाब एक्चुअल वाष्प दाब की तुलना में ज्यादा हो जाता है। समझ में आया? धन्यवाद।